नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ सुपर भारत आपके लिए लेकर आया है स्पेशल शो, जिसमें हम आपको बता रहे हैं भारत के अनमोल रत्नों की दास्तान। भारत के अनमोल रत्न की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान अबुल कलाम आज़ाद थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आज़ादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। वे 1940 से 1945 के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। आज़ादी के बाद वे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिला से 1952 में सांसद चुने गए और वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। 1940 से 45 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जिस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं की तरह उन्हें भी 3 दिन जेल में बिताने पड़े थे। स्वतंत्रता के बाद वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अफगान उलेमाओं के खानदान से ताल्लुक रखते थे। वे बाबर के समय हेरात से भारत आए थे। उनकी मां अरबी मूल की थी और उनके पिता मोहम्मद खैरुद्दीन एक फारसी थे। मोहम्मद खैरुद्दीन और उनके परिवार ने भारतीय स्वतंत्रता के पहले आंदोलन के समय 1857 में कलकत्ता छोड़कर मक्का चले गए। वहां पर मोहम्मद खैरुद्दीन की मुलाकात अपनी होने वाली पत्नी से हुई। मोहम्मद खैरुद्दीन 1890 में भारत लौट आए। मोहम्मद खैरुद्दीन को कलकत्ता में एक मुस्लिम मौलाना विद्वान के रूप में ख्याति मिली। जब आज़ाद मात्र 11 साल के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया। उनकी आरंभिक शिक्षा की बात करें तो इस्लामी तौर तरीकों से ये हुई और घर पर या फिर मस्जिद में उन्हें उनके पिता और बाद में अन्य विद्वानों ने पढ़ाया। इस्लामी शिक्षा के अलावा उन्हें इतिहास और गणित की शिक्षा भी अन्य मौलानाओं से मिली। आज़ाद ने उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी भाषाएं सीखी। हालांकि उन्होंने कभी किसी विद्यालय या फिर विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं लिया। 13 साल की आयु में उनका विवाह जुलेखा बेगम से हो गया। वे सलाफी विचारधारा के करीबी थे और उन्होंने कुरान के अन्य भाव रूपों पर लेख भी लिखे। आज़ाद ने अंग्रेजी समर्पित स्वाध्याय से सीखी और पाश्चात्य दर्शन को बहुत पढ़ा। उन्हें मुस्लिम पारंपरिक शिक्षा को रास उन्हें नहीं आई और वे आधुनिक शिक्षावादी और सर सैयद अहमद खान के विचारों से सहमत थे। आज़ाद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को आम आदमी के शोषण के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपने समय के मुस्लिम नेताओं की भी आलोचना की, जो उनके अनुसार देश के हित के समक्ष सांप्रदायिक हित को तरजीह दे रहे थे। अन्य मुस्लिम नेताओं से अलग उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का विरोध किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अलगाववादी विचारधारा को खारिज कर दिया। उन्होंने ईरान, इराक, मिस्र और सीरिया की यात्राएं की। आज़ाद ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना आरंभ किया। उन्हें अरविंदो और श्याम सुनहर चक्रवर्ती जैसे क्रांतिकारियों से समर्थन मिला। आज़ाद की शिक्षा उन्हें एक दफातर यानी कि रानी बना सकती थी, पर राजनीति के प्रति उनका झुकाव ने उन्हें पत्रकार बना दिया। उन्होंने 1912 में एक उर्दू पत्रिका अल हिलाल का सूत्रपात किया। उनका उद्देश्य मुसलमान युवकों को क्रांतिकारी आंदोलनों के प्रति उत्साहित करना और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना था। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं का विश्वास बंगाल, बिहार और बम्बई में क्रांतिकारी गतिविधियों के गुप्त आयोजनों द्वारा जीता। उन्हें 1920 में रांची में जेल की सजा भुगतनी पड़ी। जेल से निकलने के बाद वे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोधी नेताओं में से एक थे। इसके अलावा वे खिलाफत आंदोलन के भी प्रमुख थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 के संसदीय चुनावों में वे उत्तर प्रदेश की रामपुर संसदीय सीट से और 1957 के संसदीय चुनावों में हरियाणा की गुड़गांव संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में सांसद चुने गए। वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। मौलाना आज़ाद को ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय है। उन्हें वर्ष 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये थी आज के भारत के अनमोल रत्न की दास्तां। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले रविवार सुबह 8 बजे इसी तरह से आपको जानकारी देंगे भारत के किसी अन्य अनमोल रत्न के बारे में। धन्यवाद।